हेलो दोस्तों, हम लोग पीछे क्लास में जैसे पढ़ चुके थे कि छोटी आंत के बारे में पढ़ चुके थे। छोटी आंत में फिर आता है आकृत के बारे में आता है जिसको हम लीवर बोलते हैं। उसके बाद अग्नाशय आता है। उसके बाद जो छोटी आंत का पहला भाग 3 भाग में बटा था। हो गया डिडूनम, हो गया जेजुनम, हो गया तीसरा हो गया इलियम। तो डेडूनम के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि डेडूनम में आया था अकृत आया था जिसको लीवर बोलते हैं। और दूसरा आया था अग्नाशय, उसके बारे में जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं अग्नाशय को। वो सब दोनों के बारे में पढ़ चुके थे। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा भाग जिसको बोलते हैं हम जेजुनम। इसमें क्या काम होता है? छोटी आंत में सब बोले थे कि सब पाचन, जितना पाचन होता है हम लोग के शरीर में, पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में हो जाता है। लेकिन का जिसमें 3 भाग बताए, ये सब तीनों भाग का काम क्या होता है? छोटी आंत में देख लेते मतलब डेडूनम का, डेडूनम में देख लेते कि अकृत आया था जिसको लीवर बोलते हैं, अग्नाशय आया था उस समय कैसे पाचन होता है, क्या क्या काम होता है उसका। उसके बाद देख लेते हैं जेजुनम का क्या काम होता है। इसमें देखिए, इनमें न तो भोजन का पाचन होता है न ही अवशोषण होता है, यह सिर्फ इलियम में पहुंच जाता है। जेजुनम का काम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि इसका बोला कि इसमें न तो पाचन होता है न अवशोषण होता है। जितना हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन होता है ना शरीर में, छोटी आंत में पूरी तरह से जान गए थे पाचन होता है। और जो जेजुनम में होता है इसमें पाचन कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें न ही अवशोषण होता है। जितना पाचन होता है उसका अवशोषण भी होता है, छोटी आंत में अवशोषण भी नहीं होता है। तो ये सिर्फ कौन सी करता है? यह अपने भाग में आता है, इलियम भाग, जेजुनम भाग में आता है, उसको फिर इलियम भाग में पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें न तो भोजन का पाचन होता है न ही अवशोषण होता है, यह सिर्फ इलियम में पहुंचाता है, मतलब इलियम में पहुंचाने का काम करता है। इसमें कोई इसका काम नहीं होता इलियम में पहुंचाने। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर में आता है इलियम। इसका क्या काम होता है? यह छोटी आंत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा भाग होता है। जैसे कि बोले न, जितना भी पाचन, मतलब पाचन, जितना भी पाचन का भाग है उसमें सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का। और छोटी आंत में भी सबसे बड़ा लंबा भाग कौन सा होता है? इलियम का सबसे लंबा भाग। बोलते हैं छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो बोलेंगे हम लोग कौन सी? इलियम है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग। एक नंबर समझ गए कि छोटी आंत का सबसे लंबा भाग इलियम हो गया। और दूसरा देख लेते हैं, इसका अंतिम सिरा बड़ी आंत से जुड़ा होता है। जैसे होता है छोटी आंत पढ़ लिए, उसके बाद इस बार पढ़ेंगे बड़ी आंत। इसमें कौन सी बोला है? इसका अंतिम जो सिरा होता है या बड़ी आंत से जुड़ा होता है। और आगे देख लेते हैं, इसके बाद देख लेंगे हम लोग बड़ी आंत। जैसे छोटी आंत खत्म हो गया, छोटी आंत में देख लिया डेडूनम, देख लिया डेडूनम में आ जाता है अकृत लीवर। उसके बाद पेनक्रियाज आ जाता है। उसके बाद जेजुनम आ गया। जेजुनम का काम होता है सिर्फ इलियम में पहुंचाना। इलियम का काम होता है, इलियम का भी कुछ काम नहीं होता है। इसमें कौन सी होता है? छोटी आंत से लंबा, सबसे छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। और दूसरा होता है कि बड़ी सिरा तक पहुंचाता है, जुड़ा होता है। अब देख लेते हैं बड़ी आंत का क्या काम होता है। दोस्तों हम लोग छोटी आंत के बारे में पढ़ चुके हैं, बड़ी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत का काम क्या होता है, उसमें कौन चीज काम होता है? जैसे होता है छोटी आंत में पचाने का काम करता है, पाचन का होता है, उसके बाद अवशोषण करता है। बड़ी आंत में क्या काम होता है? इसमें बिना पचा हुआ भोजन को दीर्घ रोम में जाता है। मतलब जितना बिना पचा हुआ, जितना पच गया था छोटी आंत में जानते पच गया, और जितना नहीं पचा उसको दीर्घ रोम में भेजा जाता है। और दीर्घ रोम में क्या काम होता है? दीर्घ रोम में पचा हुआ भोजन में से जल का अवशोषण करता है। मतलब जितना पचा हम लोग का भोजन छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है, उसमें कौन सी करता है? जितना भी उससे ग्लूकोज मिला उसको ले लेता है। उसके बाद टूटता है, ग्लूकोज को एटीपी के रूप में तोड़ता है, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अवशोषण, उसके बाद जल का जितना पानी का अवशोषण होता है, पानी का भी अवशोषण होना चाहिए हम लोग के शरीर में, क्योंकि पानी भी खड़ जाता है। पानी का अवशोषण कौन करता है? या दीर्घ रोम द्वारा पानी का अवशोषण होता है, जो कि बड़ी आंत का भाग है। दीर्घ रोम बड़ी आंत का भाग है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, हम लोग बोल देंगे कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। अगर उसमें भी बोल देगा बड़ी आंत का कौन सा भाग में दीर्घ जल का अवशोषण होता है, दीर्घ रोम में जल का अवशोषण होता है। समझ गया कि बड़ी आंत में सिर्फ होता है जल का अवशोषण होता है। जल का मतलब कि जितना हम लोग का व्यर्थ पदार्थ बचा, हम लोग का पचा हुआ भोजन, उससे जल का अवशोषण कर लेता है। अब देख लेते हैं गुद्दा द्वार। गुद्दा द्वार का काम क्या होता है? व्यर्थ पदार्थ या बचे हुए भोजन को इसी के द्वारा बाहर किया कर दिया जाता है। मतलब कि जितना पचा हुआ भोजन, जितना पचा, उसे जितना मतलब रस के रूप में जितना अवशोषित किया हो, छोटी आंत कर लिया, उसका जितना मतलब व्यर्थ पदार्थ, जितना व्यर्थ पदार्थ हुआ उसको बाहर करना शरीर से ही, इसको कौन? गुद्दा द्वारा बाहर किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करना मतलब बाहर कर देना। तो गुद्दा द्वार के द्वारा हम लोग जितना व्यर्थ पदार्थ बचा हम लोग शरीर से बाहर कर देते हैं। अब हम लोग, जैसे कि हम लोग पाचन के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? श्वास कैसे लेते हैं हम लोग। पहले समझ गए कि पाचन कैसे होता है, शरीर में क्या खाते हैं, कहाँ पाचन होता है, इस सबके बारे में पढ़ चुके हैं। कहाँ कौन सा पाचन होता है, कौन चीज़ का, प्रोटीन का कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है, वसा का कहाँ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास लेते हैं, कैसे श्वास लेते हैं, उसका काम क्या होता है, फिर जो ग्लूकोज को तोड़ता है श्वास, मतलब ऑक्सीजन तोड़ता है, कैसे तोड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं आगे श्वास के बारे में। देख लेते हैं दोस्तों श्वसन तंत्र। इसमें देख लेते हैं कि जो हम लोग खाना खाएं वो ग्लूकोज के रूप में टूटा। अब ग्लूकोज के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा, जो हम लोग का कोई भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए हम लोग को। कोई भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा कैसे टूटता है? ग्लूकोज जो खाए उसको कैसे तोड़ता है? ऑक्सीजन के द्वारा।
तो देख लेते हैं, ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं, जो भी खाना खाए उससे ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। इसको कोशिका दर में, जो कोशिका होता है ना, कोशिका खाली बता देते हैं, कोशिका ही हो गया, कोशिका के बीचों बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको केंद्रक बोलते हैं। इसके साइड में जो होता है ये सब जितना साइड में होता है ये सब कहते हैं कोशिका दर कहते हैं, इसी को कोशिका दर कहते हैं। तो इसी में कौन सी होता है, ग्लूकोज जितना हम लोग खाना खाएं उससे ग्लूकोज मिला, यही कोशिका दर में पायरुवेट के रूप में टूटता है। पहले पायरुवेट के रूप में टूटता है जो कि 3 कार्बन के रूप में। तो अब इससे जो पायरुवेट के रूप में टूटता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और वो ऑक्सीजन का अभाव में, तीनों में टूटेगा। फिर तीनों में क्या मतलब किस में टूटेगा, जो कि क्या मिलेगा वो देखेंगे। देख लेते हैं पायरुवेट, जो कि इसमें पहले देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा जहाँ, उसमें जब टूटेगा तो वहाँ कौन चीज बनेगा, वहां बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा। इथेनॉल हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, प्लस ऊर्जा मिलेगा। ये सब तीनों मिलेगा जबकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मतलब जो हम लोग श्वास लेते हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि ग्लूकोज टूटता है तो वहां जब जहां ग्लूकोज टूटेगा वहां अगर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो उसमें कौन चीज बनेगा, इथेनॉल बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस ऊर्जा बनेगा। अब देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का अभाव, मत देख लिया पहले कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसमें बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, और ऑक्सीजन का अभाव रहेगा मतलब कि कम मात्रा, बहुत कम मात्रा में रहेगा, तब कौन चीज बनेगा। O2 के अभाव में देख लेते हैं O2 के अभाव में क्या बनता है। O2 के अभाव में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। पहले देख लिया कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब नहीं रहेगा तब बनेगा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा, और अभाव रहेगा मतलब बहुत कम मात्रा में रहेगा तब लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनेगा। लैक्टिक अम्ल जैसे कि हम लोग पूरा दौड़ते हैं, जब समय दौड़ता है कोई भी, जो भी दौड़ता है उस समय जैसे होता है ना पूरा थक जाता है तो उसमें कौन बहुत जोर जोर से श्वास लेते हैं, बहुत जोर जोर से श्वास लेते हैं, क्योंकि वो जितना भी हम लोग दौड़ते हैं तो उसमें एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि दौड़ने का में एनर्जी खत्म होता है, एनर्जी तो उसमें मतलब कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी न जा पाता, कोशिका के पास जाएगा तब ना ग्लूकोज को तोड़ेगा फिर ऊर्जा देगा, उन्हें तोड़ पाता, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल हो जाता है और ऊर्जा देता है, बहुत लैक्टिक अम्ल के रूप में ऊर्जा देने लगता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा नहीं देगा तो फिर दौड़ेंगे से, मतलब देता है ऊर्जा, लेकिन लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में दोनों देता है। और लैक्टिक अम्ल जैसे कि थकान महसूस होता है, जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं पूरा मांसपेशी सब थक जाता है, थकान महसूस होता है, उस समय कौन सा होता है लैक्टिक अम्ल, यही लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण उसमें थकावट महसूस होता है। समझ गए कि ऑक्सीजन का अभाव में मतलब कि बहुत कम रहेगा तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनेगा। और तीसरा देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब कि उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा तब कौन चीज टूटेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तो ग्लूकोज प्लस ऊर्जा देगा, ग्लूकोज प्लस ऊर्जा देगा। जब ऑक्सीजन रहेगा मतलब कि भरपूर मात्रा में, जैसे हम लोग अभी श्वास ले रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन जा रहा है और कोशिका के दर में जाएगा तो टूटेगा ग्लूकोज कौन सी देगा, ग्लूकोज प्लस ऊर्जा देगा। ऊर्जा किसके रूप में देता है, ATP के रूप में देता है। और यहाँ फिर एक देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि होता है ऑक्सीजन का अभाव लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा देता है, इसमें अभाव में कितना ATP ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा को ही ATP बोलते हैं। ATP का मतलब होता है एडेनिन ट्राई फास्फेट होता है, इसका मतलब देख लेते हैं हम लोग, इसमें जो होता है ना ऊर्जा, जैसे ऑक्सीजन का अभाव में देगा तो उसमें कितना ATP ऊर्जा बनेगा, जैसे इसमें हो जाता है। फिर इसमें देखेंगे ऑक्सीजन का उपस्थित रहेगा तब फिर कितना ATP ऊर्जा देगा, जब अभाव रहेगा तो उसमें 2 ATP ऊर्जा देगा, 2 ATP ऊर्जा देगा, इसमें 2 ATP ऊर्जा देगा, मतलब कि जब अभाव रहेगा ऑक्सीजन का तब, जिस समय हम लोग दौड़ते उड़ते हैं उसमें अभाव हो जाता है क्योंकि हम लोग जोर जोर से श्वास लेते हैं। और दूसरा देख लेते हैं, जब मतलब कि ऑक्सीजन रहेगा बहुत मात्रा में रहेगा और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज टूट रहा है तो इसमें इतना ATP 38 ATP देगा ऊर्जा, 38 ATP के रूप में ऊर्जा देगा, जबकि ऑक्सीजन रहेगा तब उसमें टूटेगा ग्लूकोज प्लस ऊर्जा। अब देख लेते हैं हम लोग कि कौन क्या खाते हैं और इसमें कौन चीज के रूप में टूटता है, और फिर जो हम लोग ग्लूकोज पढ़े कि सब जितना भी खाना खाते हैं हम लोग ग्लूकोज के रूप में टूटता है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग इतने आज रखते हैं, फिर अगले क्लास में देख लेंगे हम लोग कैसे, मतलब जैसे श्वास के बारे में हम लोग शुरू किए क्लास, उसमें देख लेते हैं कैसे टूटता है, जो भी खाना खाते हैं हम लोग ग्लूकोज के रूप में टूटता है, कैसे टूटता है, इस सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतने रखते हैं हम, थैंक यू।